हाय एफ फ्लॉर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू लान वांगजी और चैन चेंग लेन सिचन दोनों को ही आइडिया देती है कि वो उनके बेटों को जेलस फील करे, जिससे चलते वो दोनों ही अपने प्यार को आप दोनों को अच्छे से जाहिर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो दोनों ही उनके इस आइडिया से सहमत भी थे और मैडम यू के इस आइडिया को मानने के लिए वो एकदम रेडी थे। इसी के साथ अब उन लोगों की बात भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जियो जुन और लैन वांगजी दोनों ही रूम से बाहर आ चुके थे। भले ही लैन वांगजी को थोड़ा सा अजीब सा तो फील हो रहा था कि इस शादी में अपनी मतलब जो सहमति है वो जताते हुए, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि वीवू जान उसके लिए अपने प्यार को शो करे, अपने मतलब जो उसको जेलसी हो रही है उसको शो करे, और वो ये ज़रूर जताए कि वांगजी सिर्फ उसका है, किसी और का वो कभी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सभी लोग इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि शादी की तैयारियां कैसे चलेंगी। इस बात पे महाराज ने सिर्फ सिंपल सा फैसला वहाँ पे लिया था कि सारी की सारी तैयारियां सिर्फ लेंस एक्ट में होंगी। उन लोगों में से किसी को भी अभी तक ये नहीं पता था कि दोनों की जो मतलब प्लानिंग है वो कुछ और ही चल रही है, और हो सकता है कि शादी के दिन उन लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज या ये कहो कि शॉक्ड होने वाले हैं वो सभी लोग। वहीं जिन सेक्ट के एक रूम के अंदर यानली और जिनजिशन मतलब एक दूसरे से बहुत भयंकर तरीके से लड़ रहे थे, जहाँ पे यानली जिनजिशन से ये बोल रही थी कि तुम्हारी कितनी मतलब इतनी सी भी हिम्मत नहीं है क्या तुम उस राज दरबार में ये नहीं बोल सकते थे कि तुम किसी और से प्यार करते हो, जिसकी शादी वहाँ पे तय की जा रही है, तुम उससे प्यार करते हो और तुम उससे शादी करना चाहते हो। अगर तुम ये बात बोल देते तो शायद मुझे राजकुमार क्राउन प्रिंस लान से शादी नहीं करनी पड़ती। तो वहीं पे जिन जिशन ये बात पे यानली से लड़ रहा था कि अगर उससे जब पूछा गया था कि वो इस शादी को करना चाहती है या नहीं, तो उस समय वो डायरेक्टली मना कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्या वो सच में उस राजकुमार क्राउन प्रिंस लैन से शादी करना चाहती है? उन दोनों के बीच में खतरनाक का युद्ध चला हुआ था। मतलब दोनों में से कोई भी अपनी गलती समझने को तैयार नहीं था और एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए सबसे आगे थे। वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे थे। वहीं जिन सेक्ट के एक रूम में जहाँ पर वीवू जान और चैन चैंग दोनों ही इतने परेशान थे, इतने ज़बरदस्त तरीके से वो लोग परेशानी फेस कर रहे थे जिसका कोई मेजरमेंट नहीं था। उन्हें उनकी परेशानी किस लेवल तक है ये कोई भी नहीं भाप सकता था। विंग को तो समझ में आ रहा था कि उसके पति की दूसरी शादी हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जैन चैंग क्यों परेशान है? और जब उसने जैन चैंग से ये पूछा कि वो क्यों परेशान है, तो जैन चैंग उसको आंसर करते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि हमारी बहन की शादी किससे होने जा रही है? तो वीवू जान आंसर करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, उनकी शादी हमारे क्राउन प्रिंस से होने जा रही है। तो इस बात पे चैन चैंग चिढ़ते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। उस नक चढ़े, उस बदमाश, उस मुझे तो उसके लिए वर्ड तक नहीं मिल रहे हैं जितना जितना अनोइंग वो इंसान है। उसको राजकुमार किसने बना दिया? मुझे तो लगता है कि उस सेक्ट में सारे के सारे पागल भरे पड़े हैं, और वहाँ पे एक तुम्हें भेज के हमारे घर वालों की को शांति नहीं मिली जो एक और इंसान को वहाँ पे भेजना चाहते हैं, वो भी हमारी सिस्टर को। वो कितनी सीधी हैं, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। लैंड सेक्ट के इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस, इतने नियम कायदे कानून, और ऊपर से उस अनोइंग प्रिंस को झेलना, मुझे नहीं लगता कि हमारी सिस्टर ये कर पाएगी। मैं बस ये चाहता हूँ कि उस प्रिंस के साथ मेरी सिस्टर की शादी ना हो। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि उस प्रिंस के साथ किसी की भी शादी ना हो, कभी उसकी शादी ही ना हो। विंग जैन को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो समझ रहा है वो बिल्कुल गलत समझ रहा है। जेविजन बिल्कुल भी वैसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, लेकिन हाँ, कभी कभार उनमें भी भसमना दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझदार नहीं है या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते हैं। तो इस बात पे जैन आंसर करते हुए बोलता है क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या तुम नहीं देख सकते हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है? अगर यही सारा बिहेवियर उस लैन सिचैन ने हमारी सिस्टर के साथ किया तो तब तुम क्या करोगे? तो विंग उसको फिर से समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लैन सिचैन बहुत अच्छे इंसान है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो अगर एक बार हमारी सिस्टर से शादी कर लेंगे तो अब कौन सी बात है, वो उनको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। तुम इस बात में इतना क्यों वरीड हो रहे हो?
मुझे तो लग रहा है तुम मेरा मतलब का टेंशन ले रहे हो, फालतू में अपना दिमाग खराब कर रहे हो, इस शादी को हो जाने दो। इस बात पे जैन चैंग बोलता है, क्या तुम लान वांगजी की शादी होने दे सकते हो? तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, क्या पागलपन है ये, मैं क्यों उसकी शादी होने दे सकता हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि उसकी शादी मैं नहीं होने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और आए, और स्पेशली वो म्यान म्यान। मैं उसको उसकी लाइफ में तो क्या, उसके आसपास भी नहीं देखना चाहता है। तो इस बात पे जैन चैंग झट से आंसर करते हुए बोलता है, एग्जैक्टली मैं भी नहीं चाहता कि जेओ जुन की लाइफ में कोई और आए। उसको समझ में ही नहीं आया कि उसने सडनली क्या बोल दिया। तो इस बात पे विंग उसको थोड़ा सा मतलब अजीब सा वियर्ड सा लुक देके बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम क्यों नहीं चाहते हो कि क्राउन प्रिंस की किसी और के साथ शादी हो? क्या तुम? इससे पहले विंग कुछ बोल पाता तो चैन चैंग आंसर करते हुए बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने दिमाग को ज़्यादा मत दौड़ाओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उस क्राउन प्रिंस की शादी ही ना हो। वो बहुत ज़्यादा अननोइंग है, बहुत ज़्यादा चिपकू टाइप का है, बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाता है वो जब किसी से बात करता है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि वो इतना फ्लर्टर कैसे हो सकता है। इस पे विंग आंसर करते हुए बोलता है, अपने भाई से तो वो कम ही फ्लर्टर है। एटलीस्ट वो सिर्फ अभी तक अनमैरिड है, इसकी वजह से फ्लर्टिंग करता है। लेकिन उसका भाई वो तो इतना बेशरम है कि वो मैरिड होने के बावजूद भी वो तब भी दूसरों से फ्लर्टिंग करता है, और अपने अपने हस्बैंड को तो भूल ही गया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि मैंने उससे शादी ही क्यों की। इसके बाद उन लोगों की बातें चलते रहती हैं। वो एक दूसरे को मतलब लैन सिचेन और वांगजी दोनों को ही कोसते रहते हैं। दूसरी तरफ मेरे ख्याल से लैन वांगजी और जेओ जुन दोनों को ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त खांसी आ रही होगी, क्योंकि हमारी उत्तराखंड में बोला जाता है, जिस वक्त हमें कोई गाली देता है या हमारी बुराई करता है ना, तो हमें खांसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है। और वो मतलब एक अलग ही तरीके की खांसी होती है, जो कि नॉर्मल पानी पीने से भी शांत नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से तो इस वक्त लान वांगजी और लैन सिचेन दोनों को ही इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से खांसी आ रही होगी। आखिरकार उन दोनों के ही लवर्स उन्हें बड़ी बुरी तरीके से कोस रहे हैं, बड़ी बुरी तरीके से गालियाँ दे रहे हैं। उन दोनों की गालियों का सेशन जब कंप्लीट हो चुका था, उन दोनों को कोसना जब कंप्लीट हो चुका था, तो तभी जैन चैंग के माइंड में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आता है। तो वो विंग को बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उन दोनों की ही शादी को रोक सकते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो इस बात पे वीवी जान आंसर करते हुए बोलता है, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया? देखो जैन चैंग, इस बार तुमने कोई उल्टा सीधा सा मतलब आइडिया ढूंढ निकाला है ना, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, लैंड सेक्ट में मुझे रहना है और वहाँ के रूल रेगुलेशंस भी मुझे पता है। अगर तुम्हारी वजह से कोई भी गड़बड़ हो गई ना, तो वहाँ पे सज़ा भी मुझे अकेले ही लेनी पड़ेगी, या फिर तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अगर गड़बड़ हो जाने के बाद सज़ा मिलेगी तो तुम भी मेरे साथ ही सजा लोगे। तो इस बात पे जैन चैंग बोलता है, क्या क्या लगा रखा है तुमने सजा सजा? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे हस्बैंड की शादी होने जा रही है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें सजा नहीं चाहिए। तो ठीक है, एक काम करो, तुम अपने सौतन को ही अपने साथ रख लो, यही तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे लिए तो म्यान म्यान ही सही है, जो जिंदगी भर तुम्हारे आसपास घूमते रहेगी और लान वांगजी के भी आसपास घूमते रहेगी। यही तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हें तो मेरे आइडिया सुनना ही नहीं है। तुम्हें तो आइडिया सुनने से पहले ही लैंड एक्ट के सजाओं के बारे में सोचना है। आखिरकार क्यों डर रहे हो तुम इतना? तुम्हारे हस्बैंड की शादी होने वाली है और तुम्हारे पास पूरा राइट है, तुम उसे रोक सकते हो। लेकिन विंग आंसर करते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस शादी को रोक सकता हूँ। अगर मैं एक बात बोलूँ तो शादी रुक जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज नहीं तो कल तो होना ही है। ये उस सेक्ट का या ये उस फैमिली का रूल है, क्योंकि लान वांगजी और लैन सिचेन दोनों ही प्रिंस हैं और उन दोनों की दो या तीन शादियां होना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उस म्यान मैन के साथ मेरी लान वांगजी की शादी हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इस बात पे जैन चैंग उसको कन्विंस करते हुए बोलता है, एग्जैक्टली मैं भी यही चाहता हूँ कि उस लैन सिचेन और उस लान वांगजी दोनों की ही शादी ना हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा आइडिया मान लेना चाहिए। तो विंग फिर थोड़ा सा मतलब सोचता है कि यार चलो ठीक है, सज़ा तो 2-4 दिन मतलब उसे मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, वो झेल लेगा। लेकिन अगर लाइफ टाइम के लिए म्यान म्यान उसकी लाइफ में आ गई, उसके और वांगजी के प्यार के बीच में आ गई, तो बाय गॉड उसके प्यार की जो वाट लगेगी ना, उसको वो कभी सुधार ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से वो भी जैन चैंग के आइडिया को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो जैन चैंग से पहले ही बोल देता है, अगर आइडिया सुनने के बाद उसको पसंद नहीं आया ना, तो वो उस आइडिया को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो जैन चैंग बोलता है, ठीक है, आइडिया एक बार सुन तो लो, उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। तो
जैन चैंग उन दोनों को विंग को आइडिया देता है कि क्यों ना शादी के जस्ट पहले ही उन दोनों को वहाँ से हम लोग किडनैप कर लें और कहीं दूर लेके जाएं, जिसकी वजह से कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। और साथ ही साथ उस दिन अगर शादी नहीं हुई तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए शादी टल जाएगी, और या फिर ये हो सकता है कि शादी हो ही ना। इस बात पे विंग थोड़ा सा सोचता है कि दूल्हे को दोनों के दोनों दूल्हों को वहाँ से गायब कर देना मतलब ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम हो सकता है। लेकिन अगर ये किया जाए तो ये बात भी सही है कि शायद शादी कुछ दिनों के लिए रुक जाए या फिर उसके बाद शादी तोड़ ही दी जाए, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि एक बार जो शादी टूट जाती है वो शादी दोबारा नहीं होती है। ऐसा रूल वहाँ पे पहले से ही बना दिया गया था। इसीलिए लैन सिचेन और लान वांगजी भी ठीक शादी के दिन ही वहाँ से भागने की सोच रहे थे। इस बात पर वीवो जान जैन चैंग को आंसर करते हुए बोलता है, वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है और ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, और देखा जाए तो बहुत वर्कफुल भी है, यानी कि ये वर्क कर जाएगा, मुझे इतना तो भरोसा है। लेकिन फिर भी मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये जो किडनैप करने का आइडिया है वो अकेले मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगा। तो जैन चैंग आंसर करते हुए बोलता है, तुम्हें ये किसने बोल दिया कि तुम अकेले ही इस आइडिया को एग्जीक्यूट करोगे, इस प्लान को अकेले ही उसके मुकाम तक पहुंचाओगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि तुम शायद भूल रहे हो कि लैन सिचेन लान वांगजी के अलावा हमारी सिस्टर की भी शादी हो रही है, और उस जगह पे भी बहुत ज़्यादा काम होगा जो कि तुम्हें पूरी तरीके से संभालना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं वहाँ पे नहीं हूँगा, क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ की शादी है। तो अब कौन सी बात है, मुझे लैन सेक्ट में ही रुकना होगा। तो इस बात पे भी जैन चैंग उसको एक और तोड़ देते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि दोनों भाइयों की शादी यानी कि लैन सेक्ट में दोनों की ही शादी है, और वो भी एक ही दिन में है। तो इसलिए सारी की सारी तैयारियां सिर्फ लैन सेक्ट में ही होंगी। मुझे नहीं लगता कि जिन सेक्ट और यांग सेक्ट में कोई ज़्यादा तैयारियां होंगी। तो इस बात पे मैं बहाना बना के तुम्हारे पास आ सकता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी में होने वाली तैयारियों में हेल्प करा दूंगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे रोक भी पाएगा या मुझे रोकने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि आखिरकार मेरी सिस्टर की भी शादी है, और उनकी शादियों की तैयारियों में हेल्प करना या फिर उनकी शादियों की तैयारियां करना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मुझे वहाँ पे आने के लिए कोई मना भी नहीं कर सकता, मैं इजीली अलाउड होऊंगा वहाँ पे आने के लिए। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट आइडिया होगा हम दोनों का एक साथ रहने का और एक साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। इस बात पे विंग बहुत प्यारी सी स्माइल देते हुए जैन चैंग को बोलता है, तुम मेरे सच में बहुत अच्छे वाले भाई हो। तुम अपने भाई के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। मैं सच में तुम्हारे जैसे भाई को पाके ना धन्य हो गया हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि लाइफ टाइम तुम मेरे साथ ही रहो, और इस लाइफ में नहीं अगले लाइफ में भी तुम मेरे ही भाई बनो। इस बात पे जैन चैंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा ही भाई रहने वाला हूँ, और आज के लिए ही नहीं, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा भाई रहने वाला हूँ। तो फिर ये तय रहा, हम दोनों च्यांग ब्रदर्स मिलके उन लैन ब्रदर्स का किडनैप करेंगे उन्हीं की शादी के दिन। ऐसा कहते हुए उसने वाइन का ग्लास पकड़ा, जो कि उसने वीवो जियान को भी पकड़ाया और खुद के हाथ में भी पकड़ा, और उसके बाद आराम से टोस्ट करते हुए एक ही घूंट में उसको पूरा का पूरा खाली कर दिया। और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश था अपने इस प्लानिंग को लेके। दूसरी तरफ एक और रूम में बहुत भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था, और वो था म्यान और वैन किंग का। म्यान जहाँ पे वो वैन किंग को इस बात का ब्लेम कर रही थी कि जब वो आराम से उसके सबके सामने ये बोल सकती थी कि वो उससे प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है, तो उसने ये सब कुछ क्यों नहीं किया। आखिरकार वो किस बात की अल्फा है, क्यों उसे एक अल्फा बना दिया गया है, या फिर ये कहो कि भगवान ने उसे अल्फा बना के ना बहुत बड़ी गलती की है, अगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो इस बात पे वैन किंग उसको चिढ़ते हुए बोलती है, और तुम क्या कर रही थी, तुम अपने ओमेगा होने का फ़ायदा उठा रही थी, तुम उस लान वांगजी के साथ बैठे उसके साथ फ्लर्टिंग कर रही थी, उसको ड्रिंक सर्व कर रही थी, उसके खाने पीने का ध्यान दे रही थी। क्या तुम ये भूल गई थी कि तुम्हारी लवर तुम्हारे सामने बैठी है, और उसको कैसा फील होगा जब तुम उसी के सामने किसी और के साथ फ्लर्टिंग करोगी। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम उसी के साथ शादी करने जा रही हो जिससे तुम फ्लर्टिंग कर रही थी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट तुम्हें वो तो मिल रहा है जिसे तुम पसंद करती हो। इस बात पे म्यान आंसर करते हुए बोलती है, क्या बकवास है, तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं किसे पसंद करती हूँ। तो वैन किंग आंसर करते हुए बोलती है, मुझे तो नहीं लगता तुम जिसे पसंद करती थी तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। मुझे तो लगता था
कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, बहुत ज़्यादा प्यार करती हो मुझसे, और अगर मैं कभी तुम्हारे सामने आ जाऊँ ना तो तुम एक्साइटमेंट के साथ मेरे सामने आके मुझे टाइटली हग करोगी, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करोगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो, क्या तुमने एक बार भी मेरी तरफ देखा? तो म्यान म्यान यहाँ पे आंसर करते हुए बोलती है, क्या तुम्हें इसी बात से फ़र्क पड़ रहा है कि मैंने लैन वांग जी के साथ टाइम स्पेंड किया? क्या तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी उससे शादी होने वाली है? तो वैन किंग आंसर करते हुए बोलती है, मेरे फ़र्क पड़ने से या ना पड़ने से किसी को कोई क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो खुशी ही हो रही होगी ना कि तुम उससे शादी करने जा रही हो। तो एक काम करो, तुम उससे शादी करो और मेरी तरफ से तुम्हारी शादी तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ऐसा कहते हुए वैन किंग वहाँ से चिढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्से में उस रूम से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन एक और रूम था जहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। देखा जाए तो वहाँ पे ही परफेक्ट माहौल था। वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल था जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था ना कि चलो ठीक है, कम से कम कुछ कपल्स तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ आराम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और उस रूम के अंदर 4 लोग थे, शुयेंग, शाओ शिनचेन, सोंगलैन और वैन जूलियो। ये चारों के चारों उसी रूम में थे। एक्चुअल में ऐसा नहीं था कि ये चारों ही पहले से ही उस रूम में बैठे हुए थे। ये चारों ही चलते चलते एक दूसरे से मिल चुके थे, जिसके चलते सुइलिंग को ये आइडिया आया था कि क्यों ना एक जगह पे बैठ के आराम से इनसे बातें की जाए। और बातों ही बातों में वो सोंगलैन और वैन जूलियो को एक दूसरे के साथ छोड़ देंगे और उसके बाद वो शाओ शिनचैन को लेके किसी दूसरी जगह पे चले जाएगा, आराम से बात कर लेगा। इसलिए वो उस रूम के अंदर आए थे बातें करने के लिए। और इस वक्त उन लोगों की जो बातें चल रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो बातें क्या चल रही थी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बातें इतनी अच्छी चल रही थी ना कि उन चारों की ही फेस पे स्माइल थी। लेकिन 2 लोग थे जो वहाँ पे बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहे थे। उनमें से एक था हमारा शाओ शिनचैन और सेकंड था वैन जूलियो। वैन जूलियो जैसे ही सोंगलैन को देखता था तो वो एकदम अपनी नज़रें झुका लेता था। दूसरी तरफ शाओ शिनचैन की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपने सामने बैठे हुए शुयेंग का चेहरा एक बार भी देख सके। सोंगलैन शाओ शिनचैन के बारे में सब कुछ जानता था और शाओ शिनचैन सोंगलैन के बारे में सब कुछ जानता था। इसलिए उन दोनों ने ही उस रूम के अंदर एंटर करते ही ये डिसाइड किया कि वो दोनों ही अपने अपने क्रसेस के सामने ही बैठेंगे। इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे के सामने बिल्कुल अगल बगल बैठे थे, लेकिन उनके सामने उनके वो लवर्स बैठे थे जिनको अभी तक ये तक नहीं पता था कि वो उनसे प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी ही पता भी चल जाएगा। इसी बात पे थोड़ी बहुत जब उनकी बातें चल रही थी तो तभी सोंगलैन ने वैन जूलियो को अप्रोच करते हुए बोला, मैंने सुना है तुम्हारी युद्ध नीति बहुत बेहतर है। क्या तुम मेरे साथ एक बार शॉर्ट फाइटिंग करना चाहोगे? तो इस बात पे वैन जूलियो थोड़ा सा शर्माता है इस बात पे कि वो उसके साथ कैसे शॉर्ट फाइटिंग कर सकता है। लेकिन अभी तक उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी उसके लिए। वो बस इस बात से शर्मा रहा था कि उसके सामने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा बैठा हुआ था और वो उस पर कब से लाइन मारे जा रहा था। भले ही अभी तक वैन जूलियो की जो नज़रें इंशु और चिंसू पे थी, वो शायद अब कहीं ना कहीं जाके सोंगलैन पे टिकने लगी थी। और उसने भी सोंगलैन की इस बात को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया या रिफ्यूज़ नहीं किया। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसके साथ शॉर्ट फाइटिंग जरूर करेगा। इस बात पे सोंगलैन डायरेक्टली बोलता है, और अगर तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया है तो क्यों हम लोग देरी करें? मुझे तो लगता है कि हमें अभी ही ग्राउंड में चलना चाहिए और अपनी शॉर्ट फाइटिंग कर ही लेनी चाहिए। तो इस बात पे वैन जूलियो उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। वो सोचता है कि इतनी रात में कौन शॉर्ट फाइटिंग करता है? तो इस बात पे सोंगलैन उसको आंसर करते हुए बोलता है, तुम किसी बात की चिंता मत करो। मुझे लगता है कि तुम इस बात से डर रहे हो कि क्या होगा अगर हम लोग शॉर्ट फाइटिंग करेंगे और किसी ने देख लिया या फिर हमारी तलवारों की टकराने की आवाज़ किसी ने सुन ली। तो कोई बात नहीं, मैं इस बात का पूरा ध्यान दूंगा कि हमारी शॉर्ट फाइटिंग की वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। इस बात पे शुयेंग उनको शॉर्ट ही देता है कि इस बात पे आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं वहाँ पे साइलेंसिंग स्पेल लगा सकता हूँ और जिसकी वजह से आप दोनों आराम से शॉर्ट फाइटिंग कर सकते हैं। उसे भी मौका चाहिए था शाओ शिनचैन के साथ आराम से अकेले बैठ के बात करने का या फिर उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का। तो यही बात यहाँ पे तय हो चुकी थी कि सोंगलैन और वैन जूलियो दोनों ही इस वक्त शॉर्ट फाइटिंग करेंगे। और इस बात के जो दर्शक होंगे, उस गेम को देखने के जो दर्शक होंगे वो बनेंगे
xiao सिंचन और सोयंग, यानी कि ये चारों ही अपने अपने मतलब पार्टनर्स के साथ अकेले अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने बहुत अच्छा सा बहाना भी ढूंढ लिया था। और देखा जाए तो ये चारों ही इस बात से एग्री भी थे कि इन लोगों को ही अकेले अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए, जहाँ पे सॉन्गलैन और वैन जूलियो आराम से शॉर्ट फाइटिंग करते हुए एक दूसरे के करीब आ सकते थे। वहीं पे उन दोनों को देखते देखते xiao सिंचन और शुयंग भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि किसकी लव स्टोरी कहाँ पे जाके और किसके साथ जाके ख़त्म होती है। तो चलिए आज की इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।